आइए आज हम इस वीडियो में डेली बोले जाने वाले इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके उन सेंटेंसेस को कम से कम 3 या 4 बार रिपीट करिए, उन्हें दोहराइए और फिर उन सेंटेंसेस को आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तुम थकी हुई लग रही हो या फिर तुम थकी हुई दिख रही हो। ये सेंटेंस किसी की बाहरी स्थिति यानी अपीयरेंस को बता रहा है। इसे इंग्लिश में इस तरह से कहा जाएगा, यू लुक टायर्ड। यू लुक टायर्ड। यहाँ लुक का अर्थ है दिखना, लगना। यू लुक टायर्ड। और इसी तरह से आप और भी कई सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे यू लुक एंग्री, तुम गुस्से में दिख रहे हो। यू लुक हैप्पी, तुम खुश दिख रहे हो। यू लुक ब्यूटिफुल, तुम सुंदर दिख रही हो। तो यहाँ पर लुक का अर्थ है दिखना या लगना। यू लुक ब्यूटिफुल, तुम सुंदर लग रही हो या फिर तुम सुंदर दिख रही हो। उसे घर की याद आ रही है। घर की याद हमें कब आती है? जब हम घर से काफ़ी लंबे समय के लिए दूर रहते हैं। तो इंग्लिश में इसे इस तरह कहा जाएगा, ही इज़ फीलिंग होम सिक। ही इज़ फीलिंग होम सिक। यहाँ पर होम सिक एक एडजेक्टिव है जो दो वर्ड्स होम और सिक इनसे मिलकर के बना है। जो व्यक्ति घर से लंबे समय तक दूर रहने के कारण घर और परिवार को याद करके दुखी रहता है, तो उसके लिए ये एडजेक्टिव होम सिक यूज़ किया जाता है। ही इज़ फीलिंग होम सिक, उसे घर की याद आ रही है। पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, ये एक बहुत ही कॉमन मुहावरा है, जिसे कहने का मतलब ये है कि पैसे को पाना या कमाना आसान काम नहीं है। ये पेड़ पर लगे फल के तोड़ने जैसा आसान काम नहीं होता है। पैसे कमाने के लिए हमें एफर्ट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए इसे सोच समझकर खर्च करना चाहिए। पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। इंग्लिश में इसे इस तरह कहा जाएगा, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। मनी, इसे हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, तो इसलिए मनी डजंट ग्रो। मेरी आंखों के ठीक सामने, ये एक फ्रेज है यानी वाक्यांश है, वाक्य का अंश है जिसे हम वाक्य में ऐड करके बोलते हैं, और इसका अर्थ होता है कि कोई वस्तु या कोई घटना बिल्कुल मेरी आंखों के ठीक सामने है, जो क्लियरली दिख रही है, जिसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं। और इसे इंग्लिश में इस तरह कहा जाता है, राइट इन फ्रंट ऑफ माई आईज। राइट इन फ्रंट ऑफ माई आईज। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ये कार एक्सीडेंट इस लड़की के ठीक सामने हुआ, तो ये लड़की क्या कहती है, दिस हैपेंड राइट इन फ्रंट ऑफ माई आईज, यानी ये दुर्घटना ठीक मेरी आंखों के सामने हुई। तुम ठीक हो? कोई दुर्घटना का शिकार हो तो पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं, तुम ठीक हो? या फिर कोई उदास या परेशान दिखता है तो हम पूछते हैं, तुम ठीक हो? दूसरों की कंडीशन या उनकी फीलिंग को जानने के लिए हम ये क्वेश्चन करते हैं, आर यू ओके? आर यू ओके? ओ के ए वाई, ओके, इसे हम शॉर्ट में ओके ओके भी लिखते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? जब हम एक ग्रुप के साथ चल रहे होते हैं और हमें खुद नहीं पता होता हम उस ग्रुप के साथ कहाँ जा रहे हैं, तब हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर वी गोइंग? वेयर आर वी गोइंग? आप यहाँ पे वी को यू इस सब्जेक्ट से रिप्लेस करके नया सेंटेंस बना सकते हैं, वेयर आर यू गोइंग, यानी तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? या फिर इसकी जगह हम एक दूसरा सब्जेक्ट दे, इसे लिख सकते हैं, वेयर आर दे। दे का मतलब वे। वेयर आर दे गोइंग? वे कहाँ जा रहे हैं? उसे कुछ पता नहीं है, यानी वो बिल्कुल अनजान है। जैसे किसी दोस्त को आप सरप्राइज बर्थडे पार्टी दे रहे हैं और उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, ही हैज़ नो क्लू। ही हैज़ नो क्लू। क्लू का मतलब होता है कोई संकेत या कोई सुराग या फिर किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है। ही हैज़ नो क्लू। देखिए यह कैसे काम करता है। जब किसी चीज़ को काम करते हुए हम दिखा रहे हैं और चाहते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति इसे देखे और सीखे या फिर समझे, इसे इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, सी
हाउ दिस वर्क्स, सी हाउ दिस वर्क्स। हम किसी ऐप को एक्सप्लेन करते हुए बता सकते हैं सी हाउ दिस वर्क्स। या फिर कोई मशीन कैसे काम करती है उसका डेमोन्स्ट्रेशन देते समय हम कहते हैं सी हाउ दिस वर्क्स। वह क्या चाहता है, जैसे यहाँ पर एक किड बहुत उदास बैठा हुआ है तो हम जानना चाहते हैं कि वो क्या चाहता है। या फिर कोई आदमी एक मीटिंग अटेंड करता है और मीटिंग में वो कुछ नहीं बोलता है, तो फिर वो मीटिंग में आया क्यों है, उसके आने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, वह क्या चाहता है। तो इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे व्हाट डज ही वांट, व्हाट डज ही वांट। आप कौन हैं, किसी का इंट्रोडक्शन जानने के लिए, किसी के बारे में जानने के लिए हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वे कौन हैं। आप कौन हैं, तो इसे इंग्लिश में इस तरह से कहा जाएगा हु आर यू, हु आर यू। अब अगला क्वेश्चन, आखिर आप हैं कौन, भला आप हैं कौन। कोई व्यक्ति जब गुस्से में होता है या फिर फ्रस्ट्रेटेड होता है या फिर कभी कभी सरप्राइज में थोड़ा सा रूड होकर के, थोड़ा सा रूखेपन से ये क्वेश्चन पूछता है आखिर आप हैं कौन। तो इंग्लिश में इसे इस तरह कहा जाता है हु द हेल आर यू, हु द हेल आर यू। यहाँ पर द हेल का मतलब नर्क नहीं है, द हेल का प्रयोग थोड़ा सा स्ट्रेस दे करके बोलने के लिए किया जाता है। हु द हेल आर यू, हु द हेल आर यू, भला आप हैं कौन, आखिर आप हैं कौन। इस तरह के सेंटेंस इनफॉर्मल वे में यूज किए जाते हैं। वह कहाँ गई है, अब आप घर पे पहुंचे और आपकी मम्मी आपको नहीं दिखाई दे रही हैं तो आप क्या पूछेंगे, वह कहाँ गई हैं। इंग्लिश में इसे इस तरह बोला जाएगा वेयर हैज शी गॉन, वेयर हैज शी गॉन। और अगर आपको अपने भाई के बारे में पूछना है तो शी की जगह ही का यूज करिए, वेयर हैज ही गॉन, वेयर हैज ही गॉन, वह कहाँ गया है। आप अपने दोस्त के साथ एक शॉपिंग कर रहे हैं और आपके पास 100 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो आप उनसे क्वेश्चन करते हैं क्या आपके पास 100 रुपये हैं। तो वे अपने पर्स में देखेंगे और आपको 100 रुपये निकाल करके देंगे। वो 100 रुपये 50-50 के दो नोट्स भी हो सकते हैं या फिर 10 के, 20 के, 50 के नोट्स मिक्स करके हो सकते हैं। तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपको सिर्फ उनसे 100 रुपये चाहिए। तो इसे इस तरह से पूछा जाएगा डू यू हैव 100 रुपीज़, डू यू हैव 100 रुपीज़। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, क्या आपके पास 100 रुपये की एक नोट है, यानी 100 रुपीज़ की एक नोट है। डू यू हैव 100 रुपी नोट, डू यू हैव 100 रुपी नोट। आप खुद पिछले सेंटेंस से इस सेंटेंस को कंपेयर करके देखिएगा कि दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है और कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके पास 500 रुपये के छुट्टे हैं, अब इसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं, डू यू हैव चेंज फॉर 500 रुपीज़, डू यू हैव चेंज फॉर 500 रुपीज़। चलो वहाँ चले, इसे इंग्लिश में इस तरह कहा जाएगा लेट्स गो देयर, लेट्स गो देयर। मैच कहाँ खेला जा रहा है, आजकल तो आईपीएल के मैच चल रहे हैं और हो सकता है आप किसी मैच के बारे में जानकारी पाना चाहें कि वह मैच कहाँ खेला जा रहा है। तो इंग्लिश में से इस तरह से पूछिएगा वेयर इज़ द मैच बीइंग प्लेड, वेयर इज़ द मैच बीइंग प्लेड। या फिर आप पूछ सकते हैं मैच कहाँ हो रहा है, वेयर इज़ द मैच हैपनिंग, वेयर इज़ द मैच हैपनिंग। अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत, ये एक हिंदी का मुहावरा है जिसका कहने का मतलब ये है कि जब कोई गलती या किसी काम में देरी होने से कुछ नुकसान हो गया है तो अब उसके लिए पछताना व्यर्थ है क्योंकि उसे ठीक नहीं किया जा सकता या उसे सुधारा नहीं जा सकता। जैसे इस किसान ने अपनी उगाई फसल की देखभाल नहीं की और चिड़ियों ने उसकी फसल को नुकसान पहुंचा दिया, तो अब नुकसान तो हो ही गया है, तो अब पछताने से वो नुकसान ठीक तो होगा नहीं। तो इसलिए ये कहावत बनी है अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। और इंग्लिश में इसे इस तरह कहा जाएगा इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है जो दूध बिखर गया है, जो दूध फैल गया है, उसके ऊपर दुख व्यक्त करने से, उसके ऊपर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे ग्लास से ये दूध बाहर बिखर गया है, अब इसे समेट करके नहीं रखा जा सकता है, ये ख़राब हो गया है, और इसके ऊपर दुख व्यक्त करने से या इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसके लिए एक एग्जाम्पल, जैसे मेरे एक फ्रेंड ने बोला मैंने सारा पैसा खर्च कर दिया है, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। तो अब उसने तो अपना सारा पैसा खर्च ही कर दिया है, अब पछताने से क्या होगा।
सो इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। इट इस को शॉर्ट करके हम इट्स बोल सकते हैं, तो हम इस तरह से भी इसको पढ़ सकते हैं, इट्स नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।